नमस्कार स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की व्याख्यान श्रृंखला का अंतिम भाग प्रस्तुत है। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के संपूर्ण टॉपिक को कई भागों में बांटकर उनका महत्व, संगठन, संश्लेषण, प्राप्ति के स्रोत, वर्गीकरण, कार्यों आदि की विस्तृत जानकारी आपको दी है। इसके अतिरिक्त कुछ लेक्चर्स के अंत में मैंने MCQ या बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला भी दी है, जिसके द्वारा आप कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में अपना मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझा है, कितना ग्रहण किया है। आज के वीडियो में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता, प्राप्ति के स्रोत और कमी के प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता से। इसे समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि हमारे देश की पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण करने वाली संस्था का नाम है ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह संस्था भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करती है जो उनके संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक हैं। हर राष्ट्र के लिए यह भिन्न भिन्न होता है और भारतीयों के लिए निर्धारित करने वाली संस्था है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। हर 10 वर्षों में पुरानी पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा में इस संस्था द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। वर्तमान में 2010 की निर्धारित की गई मात्राएं ही मान्य हैं। अब 2020 में इनमें ICMR द्वारा परिवर्तन लाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता की बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा भारतीयों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की कोई मात्रा प्रस्तावित या निर्धारित नहीं की गई है, परंतु ICMR के आहार विशेषज्ञों के अनुसार हमारी ऊर्जा का कुल 60 से 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता उसकी शारीरिक क्रियाशीलता, आयु, लिंग, आर्थिक स्थिति, कुल ऊर्जा आवश्यकता तथा भोजन में वसा एवं प्रोटीन की मात्रा से प्रभावित और निर्भर होती है। परंतु किसी भी स्थिति में हमारे आहार में कार्बोज से प्राप्त ऊर्जा 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में यदि 8 भाग कार्बोहाइड्रेट हैं तो कम से कम 1 भाग प्रोटीन और 1 भाग वसा का होना चाहिए, तभी प्रोटीन का सही उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में हो सकता है। अन्यथा प्रोटीन अपना मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना छोड़कर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगती है। अतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात 8:1:1 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपना पाचन तंत्र स्वस्थ बनाए रखने के लिए, कब्ज से बचने के लिए और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने के लिए आहार में 40 ग्राम फाइबर अवश्य लेना चाहिए।
सेल्यूलोज फाइबर या रफेज के रूप में हमें सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियों, अंकुरित अनाज, दालों और ताज़े फलों से मिलता है और इनका सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता की बात करें तो उनको हम 3 पॉइंट्स में सम अप कर सकते हैं। पहला, ऊर्जा की कुल आवश्यकता का 60 से 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, आहार में 40 ग्राम फाइबर सेल्यूलोज अवश्य होना चाहिए। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का अनुपात 8:1:1 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के प्राप्ति के स्रोतों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स अधिकांश भोज्य पदार्थों में कुछ मात्रा में अवश्य उपस्थित होते हैं। केवल घी, तेल, हाइड्रोजनीकृत वसा, जिसको कि हम सामान्य भाषा में डालडा कहते हैं, में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, गन्ना कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत हैं और यह पूर्णतः कार्बोहाइड्रेट हैं। सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, इसके अतिरिक्त अनाज से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, बिस्किट, पोहा, फुलियाँ आदि और कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, जिमीकंद, चुकंदर आदि भी कार्बोहाइड्रेट के उच्च स्रोत हैं। सूखे फल और मेवे जैसे किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खजूर आदि भी कार्बोहाइड्रेट्स के प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। फलों में मुख्यतः केला, आम, नाशपाती, अंगूर आदि में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में सेल्यूलोज भी आता है जो ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता परंतु हमारे लिए और हमारे आहार के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे हृदय के लिए अति आवश्यक है। यह हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, साबुत एवं अंकुरित दालों, फलों, सब्जियों, आटे के चोकर, ओट्स आदि से प्राप्त होता है। सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली आदि सेल्यूलोज के उत्तम स्रोत हैं जिनमें कैलोरी की मात्रा तो नगण्य होती है या न्यूनतम होती है परंतु यह फाइबर के उत्तम साधन हैं। तो अगर हम इसको सम अप करें तो कार्बोहाइड्रेट के सबसे उत्तम स्रोत हैं चीनी, शक्कर, गुड़, शहद, गन्ना। इसके उच्च स्रोत हैं अनाज, साबूदाना, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और इनसे बने पदार्थ जैसे इनसे बनी ब्रेड, बिस्किट, पोहा, फुलियाँ आदि तथा कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, जिमीकंद, चुकंदर आदि। किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खजूर, आम, अंगूर, केला भी इसके अच्छे स्रोत हैं। सेल्यूलोज प्राप्ति के लिए हमें
हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत एवं अंकुरित दालें, फल, अन्य सब्जियां, आटे का चोकर, ओट्स आदि लेना चाहिए। इनसे हमें सेल्यूलोज या रफेज की प्राप्ति होगी। कार्बोहाइड्रेट्स के श्रृंखला में तीसरा भाग है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी का प्रभाव। कार्बोज की कमी से मनुष्य की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। जब व्यक्ति को ऊर्जा नहीं मिल पाती तो उसकी शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण उसे कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। शारीरिक वज़न घट जाता है। कमज़ोरी आने से स्वभाव में घबराहट और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी का पहला प्रभाव होता है शारीरिक कार्यक्षमता में कमी आना और शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाना। जब कार्बोहाइड्रेट्स हम कम मात्रा में लेते हैं तो हमें कमज़ोरी और थकान महसूस होती है, और क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं मिल रही तो शरीर में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति का वज़न कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन अपना निर्धारित निर्माणात्मक कार्य छोड़कर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगती है। इसके फलस्वरूप शारीरिक वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है अथवा इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए उसे घबराहट और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। रफेज या सेल्यूलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट ना लेने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है बढ़ जाता है जिससे हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। रेशा कम लेने से कब्ज़ की संभावना अधिक हो जाती है। कोलन कैंसर और अल्सर भी हो जाता है। कई पाचन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नाड़ी संबंधी विकार और नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। पाचन संबंधी विकार, मुख्यतः कब्ज़ हो जाना, भी इसमें आम लक्षण है। अगर कार्बोस की तुलना में वसा की मात्रा अधिक ली जाए तो कीटोसिस या एसिडोसिस के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नाड़ी संबंधी विकार और नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी आ जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना और हृदय संबंधी रोगों की संभावना भी हो जाती है। यकृत के क्रियाकलापों में गड़बड़ी आ जाती है, क्योंकि यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है और वो यकृत को दृढ़ बनाता है। इसके अलावा यकृत में जब ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है तो उसमें रोगाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, परंतु इसकी कमी से रोगाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जब रक्त में ग्लूकोज की कमी होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह
यह अवस्था बार बार होने से नाड़ी और मस्तिष्क संबंधी विकार भी दिखाई देते हैं। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के लक्षण। आज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स की दैनिक आवश्यकता, उसकी कमी के प्रभाव और प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बताया। धन्यवाद।